हेलो गाइस। मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज के तहत हम लोगों ने 5 वीडियो कवर कर चुके हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को देखेंगे। आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर करने में मुझे 2 वीडियो लगेंगे टोटल। ये 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास 2 वीडियो में कंप्लीट। फिर बिहार की ज्योग्राफी है, फिर बिहार की पॉलिटी है, बिहार की इकोनॉमी है। ये सब आपको 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आधुनिक बिहार के इतिहास से इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। इसका अच्छा वेटेज है। अगर आप इसमें अच्छे से फैक्ट पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आधुनिक बिहार के इतिहास को देखते हैं। सबसे पहले है आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें क्या है? यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। फिर क्या है? जनजातीय विद्रोह। फिर 1857 की क्रांति। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। फिर आपको यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं। फिर पृथक बिहार का गठन। यहाँ से भी अगले साल क्वेश्चन आ ही गया था, दो डेट को लेके जो कंट्राडिक्ट हो गया था कि अप्रैल होगा मार्च होगा। तो ये वाला क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछा गया, री एग्जाम में भी और मेन एग्जाम में भी। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। इसमें क्या है? सर्वप्रथम पुर्तगाली। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे भारत, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना में क्या सोरा, ये जो है ना इसमें क्या कहते हैं, बारूद बनाने के लिए सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। कहाँ से? पटना से। फिर कौन आए? डच, हॉलैंड ऑब्लिक नीदरलैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा? तो 1632 ईस्वी में पटना में कॉलेज की उत्तरी इमारत, कहाँ? पटना कॉलेज के, डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। 65th में भी पूछा, 67th में भी पूछा। आप लोग ना इसको देख लीजिएगा, यहाँ से पीवाईक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत अभी वर्तमान में है। पहले ये बता रहे हैं कि ये इनका कोठी कोठी था 1632 ईस्वी में। वो 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। फिर है अंग्रेज। अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गारमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। फिर आते हैं डेन। डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये फैक्ट डायरेक्ट पूछता है, इस फैक्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियार 1717 अंग्रेज को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि इनको एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो एक ब्रिटिश डॉक्टर ना इनका वो ठीक कर देते हैं। तो क्या करते हैं ना ये कि उनको ना कहीं भी व्यापार करने की ना छूट दे देते हैं भारत में। उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पढ़ते भी हैं हम लोग, ये याद रखिएगा। फिर है बिहार, बंगाल और एवं अंग्रेज। देखो, अंग्रेज
अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। कौन? तो फर्रुखसियार ने कहीं भी मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 में उससे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ये लोग कैसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। फिर देखो मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। ठीक है। यही अलीवर्दी क्या क्या करेगा ना, बंगाल को स्वतंत्र कर देगा। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था। अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में, ये पूछा जाता है किसी किसी बीच लड़ाई हुई और कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। तो ये संघर्ष चलता रहा इनका अंग्रेजों से। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। हम देखते हैं कि ये प्लासी का युद्ध लड़ता है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे। ये जो जलन होता ही है ना कि आप इसको नवाब बना रहे हैं, हमको नहीं बना रहे, तो ये इसी चक्कर में फंस गया। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ ना, उसमें इसी कारण इसकी हार हुई है। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी अधिकारी रॉजर ड्रैक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इस संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेक ने प्रचालित किया था। इसमें क्या किया था ना कि 150 प्लस अंग्रेज को क्या किया ना, एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से कुछ ही लोग बच पाए, बाकी सारे मर गए थे। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उस अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में क्या किया था, कैद कर दिया था। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे और 123 व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि की। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। फिर इसके आगे क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। ये सब याद रखिएगा कौन सी नदी के तट पर हुई है, जिसमें मीर जाफर क्या था, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। यही अंग्रेजों से साठगांठ कर लेता है। राय दुर्लभ दीवान ये भी कर लेता है, और मानिकचंद प्रभारी अधिकारी, अमीरचंद व्यापारी, ये सब मिलके क्या करते हैं ना, अंग्रेजों से साठगांठ कर लेते हैं। जगत सेठ भी बैंकर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर मदान और मोहनलाल ने सेना की कमान संभाली, जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया और ये अंत तक लड़ते रहे। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। भागने के क्रम में ना मीरन इसको पकड़ के क्या करता है, मार देता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 में मीर जाफर की जगह क्या किया, उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसमें खाली फैक्ट ही है भर भर के, आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि कौन कब हटता है, कौन कब नवाब बनता है। तो ये एक ना बॉक्स में लिख दिया है आपको सीक्वेंस में। क्या? पहले मुर्शिद को लिखा 1717 से 1727, इसको कौन बनाया था, तुम लोग पढ़ते हैं फारुखसियार। फिर सिजाउद्दीन आता है। फिर आता है सरफराज खां, इसको अब्दस करके क्या करता है, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 बन जाता है। फिर क्या करता है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर वहां पे इसका नाती बनता है कौन, सिराजुद्दौला।
1756 से संतावन, संतावन में प्लासी का युद्ध लड़ता है, वहां इसकी हार हो जाती है। उसके बाद क्या होता था, मीर जाफर को बैठा देते हैं ये लोग सत्ता पे, अंग्रेज लोग, 1757 1760। फिर क्या करते हैं, इसको हटा के इसके दामाद मीर कासिम को बना देते हैं 1760 से 1763। ये क्या करता है, राजधानी ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, तो राजधानी ट्रांसफर कर लेता है और बहुत चीज में ना अंग्रेजों के हस्तक्षेप को ना मना करने लग जाता है। तो इससे अंग्रेज परेशान होकर क्या करते हैं, फिर से इसको हटा के क्या करते हैं, 1763 से 1765। क्या होता है ना कि ये लड़ता है तीन, हम लोग देखते हैं कि ये अवध के नवाब और मुगल नवाब मिलके लड़ते हैं क्या, बक्सर का युद्ध। उसमें सबकी पराजय हो जाती है। फिर इसको हटा के क्या करता है, मीर जाफर को फिर से बना दिया जाता है। फिर है नजमुद्दौला, फिर है सैफुद्दीन दौला, फिर मुबारकुद्दौला। ये सब क्या रहे हैं, बंगाल के नवाब रहे हैं। फिर देखो, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेज द्वारा उसके दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगे। अब उसको परेशानी होने लगी, तब वो क्या करने लगे, इसको परेशान करने लगे। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार में नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर दिया और उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार में आय और व्यय का ब्यौरा देने तैयार नहीं था। मीर कासिम के व्यवहार के कारण से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी, पटना पर अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इनको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इससे मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तो यही होता है कि इसको हटा देता है ना, तो क्या करता है, ये तीनों मिलकर गठजोड़ करता है और क्या करता है, फिर पलासी का अब बक्सर का युद्ध लड़ता है। तीनों के संयुक्त सेना एवं अंग्रेज, इसका याद रखिएगा कौन था, हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या होता है ना, ये तीनों मिलकर पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था, तो ये भी पढ़ेंगे, मीर जाफर था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। दो दो संधियां हुई थी, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल शासक के साथ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूलने का अधिकार देना पड़ा। किसको, अंग्रेजों को। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिए गए तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों के पास अपने पास रख लिया अंग्रेजों ने। अब देखो क्या क्या है ना, कि ये लोग क्या क्या, नवाब को क्या है ना, प्रशासनिक उत्तरदायित्व दे दिया। यहाँ पे कोई इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। जो इनकम का जहां सोर्स था ना, ये लोग अपने पास रख लिए, पैसा वसूल करने लगे। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र पर भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ये पढ़ते हैं कि पूछा जाता है कि मतलब बंगाल का द्वैत शासन जो है ना, किसने समाप्त किया है, तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। तो वो देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह। उस टाइम इसी वारेन हेस्टिंग को क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। नवाब पद का अंत कर दिया और बंगाल का अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। ये याद रखिएगा कि अंतिम नवाब कौन रहा, मुबारकुद्दौला। इसको पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वारेन हेस्टिंग द्वारा जो द्वैत शासन समाप्त किया गया, और बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, मुबारकुद्दौला था। फिर 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरन नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली सदस्य बनाया गया। और 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान क्या किया गया, घोषित किया गया, बनाया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, जहां जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया, यही गोलघर। 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण किया गया।
इनका नाम याद रखिएगा जॉन गॉस्टिन का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलघर का निर्माण किसने किया था, या किस ब्रिटिश इंजीनियर ने किया था, तो जॉन गॉस्टिन ने किया था। कब? 1784 ईस्वी में किया था। फिर है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में हम लोग देखते हैं कि जनजातीय विद्रोह में अंग्रेज के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं। ठीक है, बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इस जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए हैं। अब देखो ये बॉक्स में दिया हुआ है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बॉक्स को याद कर लेंगे। क्या होता है, कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं ना, तो आपको ये बॉक्स बहुत काम आएगा। जैसे पहाड़िया विद्रोह कब हुआ है? 1778 में, राजमहल क्षेत्र में। नेतृत्व करता कौन था? राजा जगन्नाथ। फिर तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ है? 1778 से 85 में। कहाँ? भागलपुर में, तिलका मांझी द्वारा। तमार विद्रोह 1789 से 94, छोटा नागपुर पठार। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच, पलामू, भूषण सिंह। कम से कम विद्रोह क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता और वर्ष इसमें याद रखिएगा, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है। आपको एक दो भी याद रह गया ना, तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे। हो विद्रोह 1820, सिंहभूम क्षेत्र। इसके भी नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। कोल विद्रोह 1831-32, ये बहुत बार पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार, बुद्धो भगत, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। संथाल विद्रोह 1855-56, संथाल परगना, सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सरदारी विद्रोह 1858-95, छोटा नागपुर, सिंहभूम क्षेत्र। इसके भी नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी नहीं है। मुंडा विद्रोह 1895, 1900, छोटा नागपुर पठार, बिरसा मुंडा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसी को उलगुलान का विद्रोह भी कहते हैं। ताना भगत आंदोलन 1913-14, गुमला, चित्रा भगत, ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले भी आप लोग याद रखिएगा। कम से कम डेट, ईस्वी, डेट, जगह और नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी रहेगी, आंसर निकल जाएगा आपको। हम इसमें संथाल विद्रोह देखते हैं डिटेल में। यहाँ से मेंस में ये क्वेश्चन आता है, संथाल, मुंडा, ये सब से क्या मेंस में ये क्वेश्चन आता है। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले विद्रोह भागलपुर के राजमहल तक क्षेत्र में फैला, जिसे दमन एक्को कहा जाता था। ठीक है, यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। क्या हुआ था इसमें? तो इस विद्रोह के कारण पहाड़ी लोग दीकुओ, मतलब जो जनजातीय क्षेत्र नहीं, जो संथाल नहीं थे, जो बाहर से लोग आए हुए थे ना, उनको दीकू बोलते थे ये लोग, द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था और परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि, और जो ब्रिटिश शासन वगैरह लागू करना चाहते थे, इन लोगों की अपनी व्यवस्थाएं थी, ये लोग उसमें हस्तक्षेप चाहते ही नहीं थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेज सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये याद रखिएगा, इनको पूछा जाता है कि किसने किया है दमन, तो इन लोगों ने किया है। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876, संथाल परगना का गठन और मांझी व्यवस्था को पुनः मान्यता दी गई। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान लिखा हुआ है ना, उलगुलान का विद्रोह भी कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछा गया, यूपीएससी भी पूछ चुका है इसको बहुत बार। इस विद्रोह के कारण दीक्यो द्वारा खूटकटी व्यवस्था में परिवर्तन, खूटकटी व्यवस्था, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई, यही सब तो कारण था विद्रोह का। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्हें आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा, ये भी याद रखिएगा, क्या घोषित किया? सिंह बोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर हम देखते हैं ना कि विद्रोह क्या हुआ वर्ष 1899 में देखने को मिलता है, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। कब? मुंडा विद्रोह में। फिर 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को क्या करता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 9 जून 1900 ईस्वी को क्या करते हैं? हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप खूटकटी व्यवस्था पुनः लागू कर दी जाती है, जो इनकी प्राचीन व्यवस्था थी। खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया।
इसके आगे का ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं देखूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट ही बता दूंगा आपको। इससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा। मैं इसलिए आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ ना, कि आप लोग को भी समझ में आए कि हाँ, रीडिंग भी कर लेना है और इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है। तो अगर आप लोग उस सजेशन को देना चाहे कि अगर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइंस को ही अंडरलाइन करूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वही करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आप लोग अपना वैल्यूबल सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।